आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आपको अपील करना चाहता हूं मित्रों कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम आसाम को गोली मुक्त कराए, आसाम को आंदोलन मुक्त कराए हैं, हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नमस्ते दोस्तों, असम में बीजेपी की सरकार 2016 से है और अभी हमने और आपने जो वीडियो देखा है 2021 का है, जिसमें अमित शाह फिर से एक मौका जनता से मांग रहे हैं कि आप हमें एक मौका दीजिए, मैं असम के अंदर फ्लड का नामो निशान मिटा दूंगा। और जनता उनको वापस एक मौका दिया, यानी बीजेपी सरकार को एक मौका फिर से मिला, यानी 2016 से लेकर 2024 तक। अभी इस बीच में सिर्फ वहाँ की सरकार कौन है? बीजेपी सरकार। तो हम इस वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे क्या वाकई में जनता ने इनको एक मौका दिया, क्या उस पर ये काम किए, या अपने बड़े भाई कह लें उनके नारेबाजी और उनके जुमलेबाजी के साथ साथ रहकर इनकी तो आदत, इनको भी आदत मतलब हो ही गई है, मतलब उसी पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। असम के अंदर भी 2 दिन पहले बहुत ही बुरी तरीके से फ्लड आया। आपको बता दें दोस्तों 23 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे अफेक्ट हुए हैं और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट असम में? 35। और कितना अफेक्ट हुआ है? 28। तो आप सोचिए कि किस तरीके से 2016 से लेकर 2024 तक किस तरीके से इनका अभी तक डेवलपमेंट हुआ है। क्या वाकई ये काम कुछ किए हैं या सिर्फ मतलब जब इलेक्शन आता है तो मैं रोड बनवा दूंगा, हम ब्रिज बनवा देंगे, हम फ्लड ख़त्म कर देंगे, और नतीजा क्या होता है ये दिख रहा है सब। जब भी इलेक्शन आता है दोस्तों, अमित शाह जी हो या चाहे मोदी हो, पीएम मोदी जी हो, ये दोनों फूलों से सजी गाड़ी में रैली करने निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, मणिपुर नहीं जाते हैं, आप बिल्कुल मत सोचिएगा, मणिपुर नहीं जाते हैं ये लोग। और अपने भाषण में एक बात जरूर कहते हैं कि हमें एक मौका और दीजिए, मैं देश का ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना ठिकाना जो भी इनसे होता है वो बोल कर निकल जाते हैं। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है, चाहे वो असम में हो, चाहे यूपी के हाथरस में हो, चाहे वो मणिपुर हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको राहुल गांधी जी ही दिखते हैं। मतलब पिछले कई दिनों से, मतलब जब से वो यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी जी, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको दिखते नजर आएंगे। और इसमें पापा की परी और पापा के पारा, इनको ये सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपने न्यूज़ के हेडलाइन में कुछ इस तरीके से ये दिखाते हैं कि क्या राहुल गांधी जी दुख बांटने जा रहे हैं या ये ड्रामा कर रहे हैं। तो इस पे तो मैं बिल्कुल वर्डलेस हूँ, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट सेक्शन में उनके बारे में कुछ कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल तीसरी बार राहुल गांधी जी मणिपुर जा चुके हैं। लेकिन भाई मोदी जी के पास टाइम नहीं, क्योंकि उनको रशिया जाना है, तो कभी यहाँ जाना है, कभी कुछ करना। और जब भी कुछ दुख होता है ये ट्वीट करके जारी करते थे कि मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये अपना दुख सामने रखते हैं जनता के सामने। और ये इतना झूठ बोलते हैं मोदी जी, मतलब पार्लियामेंट के खड़े होकर के, कि हमारी सरकार पिछले कई दिनों से जो है मणिपुर के सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी। वहीं पे मणिपुर से एक सांसद इनको बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जो मोदी जी कहते हैं। स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। हमने अभी देखा दोस्तों कि कैसे पीएम मोदी जी ये बता रहे हैं कि इनकी सरकार और ये खुद जो पीएम मोदी जी ऐसे हैं कि ये कहीं भी जाते हैं, किसी रैली में जाए, चाहे मेडिटेशन करें, पहाड़ों के बीच में करें या नदी में डुबकी लगाएं, उसकी भी इनके पास फोटो होती है। अपने साथ कैमरामैन की बारात लेके चलने वाले पीएम मोदी जी मणिपुर के अंदर एक भी विजिट नहीं किए और फिर भी ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पे लगातार काम कर रही है वहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मतलब इतना बड़ा ड्रामा और इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है, कैसे बोल सकते हैं, ये तो राम ही जाने। लेकिन यहीं पे दोस्तों मणिपुर के एमपी इनको बताते हैं कि आप क्या सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो को हम देखते हैं अब। Prime Minister remained mute, not even a word, and the presidential address did not even mention that. I must ask these questions to the House. Is this silence communicating to the people of the Northeast and Manipur in particular that you don't matter in the Indian state scheme of things? Major Laisam Jotin, who was awarded Ashok Chakra while grappling with suicide bomber, was a Manipuri. You are dishonoring the likes of the youths who hold the tricolor in international platforms. The likes of Mary Kom, Sarita Kunjarani and Mirabai Chanu. You are saying that you don't matter in this country. Your state doesn't matter in this country. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people have fought for the country. These people have brought rural development. Mr. Chairman, the hurt, the anger has thrown a nobody like me to be part of this temple of democracy. Beating the BJP cabinet minister, think about the pain. If you hear an anxiety, anguish and pain in my voice, please go back and see those things. 60,000 people languishing in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you win that. I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. पीएम मोदी जी अपनी हर भाषण जब भी स्टार्ट करते हैं, ये अपनी भाषण हमेशा 2014 से पहले क्या था और अभी क्या है, इसी के बीच में ये गिनती करते रहते हैं, दोहराते भी रहते हैं कि 2014 से पहले कुछ नहीं था और कंगना के लिए तो आज़ादी ही 2014 के बाद मिली, तो उसकी तो हम बात नहीं करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी कहते हैं दोस्तों कि 2014 के बाद हमने टेररिस्ट अटैक रोक दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अब हमें और आपको अच्छे से याद है दोस्तों, जिस दिन ये शपथ ले रहे थे उसी दिन की बात है दोस्तों, इतना बड़ा हादसा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन इनको शायद याद नहीं होगा, उसके बाद अभी ठीक 9 जुलाई को फिर से एक बड़ा अटैक हुआ जिसमें 4 शहीद हो गए। लेकिन ये कहते हैं कि 2014 के बाद तो मतलब बिल्कुल टेररिस्ट ख़त्म हो गया और हम घर में घुस के मारते हैं। तो ये किस तरीके से घर में घुस के मार रहे हैं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है।
भारतीय सेना के एक काफिले पर चरमपंथी हमला हुआ है। इस हमले में सेना के 5 जवान मारे गए हैं जबकि अन्य 5 जवान घायल हो गए हैं। यह हमला कल सोमवार दिन के करीब 4 बजे किया गया जब सेना का एक काफिला पेट्रोलिंग पे जा रहा था, जिस दौरान चरमपंथियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों 2014 से लेकर 2020 तक लगभग 2500 से ऊपर टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और उसमें 480 के आसपास में वहाँ के पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स की डेथ हो चुकी है, जान चली गई और 215 सिविलियंस की जान चली गई है। लेकिन फिर भी दावा ठोक के कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक तो ख़त्म हो चुका है। और इससे भी बड़ा झूठ जिन्होंने बोला, आपको मैं बता दूँ और याद भी होगा दोस्तों आपको, 2019 में 14 फरवरी को कितना बड़ा अटैक हुआ था और क्यों हुआ था, किसके कारण से हुआ था, हम इस वीडियो में देखते हैं। रोड पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन CRP एंड होम मिनिस्ट्री। PM मोदी जी या अमित शाह या इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, ये सभी की भाषण जो है 70 साल में क्या हुआ, 2014 से पहले क्या था और अभी क्या है, इसी बीच में घूमते फिरती रहती है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, ये हम आज जान रहे हैं और आगे भी जानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। नमस्ते।